हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर मैडम सुदेश। वैसे हम और आप स्कूल में मिल चुके हैं। आप सभी की ऑनलाइन एडमिशन हो चुकी है, तो आज से हम स्टडी शुरू करेंगे, ऑनलाइन स्टडी। लॉकडाउन की वजह से नॉर्मल क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, इसीलिए आपकी स्टडी का लॉस ना हो तो गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे। बच्चों, इकोनॉमिक्स जो विषय है आपका, वो आपके लिए नया नहीं है। आपने 10th में अपने सोशल स्टडी की जो बुक है उसमें एक पार्ट जो है वो अर्थशास्त्र का पढ़ रखा है। जो छोटी छोटी टर्म्स उसमें आपने पढ़ी थी, +1 के फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी कुछ जो डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हैं वही आप पढ़ेंगे। वैसे आप +1 में इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस है वो स्टैट है, सांख्यिकी। स्टैट पढ़ेंगे आप, सांख्यिकी के संबंध में आप एक पार्ट जो है वो पूरा पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र से रिलेटेड टर्म्स। डेफिनेशन में वैसे ही आपको बता रही हूँ अर्थशास्त्र की, वैसे आप सांख्यिकी पढ़ेंगे इस साल। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मीनिंग है धन, और शास्त्र का मतलब है अध्ययन। ऐसा विषय जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन होगा वो अर्थशास्त्र है। इसमें जो भी और चीज़ें आएंगी उनको बारी बारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्थिक क्रिया, धन कमाने की क्रिया। इस क्रिया का संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। हम जानते हैं कि दुनिया में सभी लोगों की आवश्यकताएं साधनों की अपेक्षा अधिक होती हैं, और उन सीमित साधनों से हमने अपनी बहुत अधिक असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। और इसके संबंध में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। उपभोक्ता वर्ड आपने पहले पढ़ा है। हम आप सभी उपभोक्ता हैं। हम क्यों उपभोक्ता हैं? क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे वस्तुओं और सेवाएं। वस्तुएं तो वो चीज़ें होती हैं जो पदार्थ की बनी होती हैं, जैसे आप खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, दवाइयों का इस्तेमाल करते हो, वो सब वस्तुएं हैं। लेकिन सेवाएं हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन हम सेवाओं का प्रयोग करते हैं। सेवाएं क्या? जैसे आप एक अध्यापक की सेवा ले रहे हो, पढ़ रहे हो ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप उन सेवाओं का प्रयोग तो कर रहे हो। आप डॉक्टर से अपनी बीमारी के लिए उनकी सेवाएं लेते हो, वकील से केसेस लड़ने के लिए उनकी सेवाएं लेते हो। आप गाड़ी से आते हो तो आप एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हो आने जाने के लिए। ये सब सेवाओं के क्षेत्र में आता है। तो उपभोक्ता कौन हुआ? वो व्यक्ति हुआ जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। अब उपभोग वर्ड जानेंगे। उपभोग क्या होता है? उपभोग वो क्रिया होती है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग होता है। बच्चों, हर वस्तु और सेवा में एक उपयोगी मूल्य होता है जिसका प्रयोग करके हम अपनी ज़रूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करते हैं। मान लो हमें प्यास लगी है, तो पानी का उपयोगिता मूल्य है हमारी प्यास को दूर करना। हम उसका प्रयोग करके अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार उसके पश्चात आता है उत्पादक। उत्पादक कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है या बिक्री करता है। जिस चीज का उत्पादन करके आय अर्जित ना हो वो उत्पादक नहीं हुआ। उत्पादक वो है जो आय अर्जित मतलब धन कमाने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है। अगर कोई घर में किसी चीज को बनाता है लेकिन उससे धन प्राप्त नहीं होगा उसको, लेकिन अगर वो व्यवसाय के तौर पर बेचने के उद्देश्य से कोई चीज बनाता है कोई व्यक्ति, तो वो उत्पादक हुआ। इससे अगली टर्म है बचत। बचत तो आप सभी जानते हैं, सेविंग। हमारी आय का वो भाग होता है जिसको हम बचा के रख लेते हैं, उसका उपयोग नहीं करते, त्याग कर देते हैं हम। त्याग इसलिए कहा गया क्योंकि एक व्यक्ति है, उसके पास लाखों रुपए हैं तो वो उसको खर्च कर सकता है, लेकिन अगर उसको वो खर्च नहीं करता,
अपनी इच्छाओं को मारता है, कंट्रोल करता है अपनी इच्छाओं पे कि नहीं, मुझे ये व्यय नहीं करना, अपने भविष्य में किसी काम आने के लिए इस धन को बचा के रखना है। तो वो बचत हुई, हमारी आय का वो भाग जिसे हम उपभोग नहीं करते, खर्च नहीं करते, त्याग है हमारा ये हुई बचत। निवेश, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब धन खर्च करना किसी चीज को खरीदने के लिए। लेकिन अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब हुआ उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय जो आय प्रजनन में सहायता करती है। ऐसी चीजें खरीदना जिससे आय हो, आय बढ़े। मैंने पहले कहा था कि अर्थशास्त्र में हम वो बातें करेंगे जिससे धन के संबंध में बातें हों, मतलब ऐसा निवेश, ऐसा व्यय, ऐसी चीज को खरीदने पर किया गया व्यय जिससे आय बढ़े। चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर के लिए एक फ्रिज लेके आते हैं, उससे कोई इनकम नहीं बढ़ती, लेकिन एक होटल वाला जो अपने होटल में बहुत सारी चीज़ें बेचता है और वो गर्मी के दिनों में फ्रिज खरीदता है और उसमें आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक रखकर अपने ग्राहकों को बेचता है, तो उसकी आय बढ़ती है ना। तो वो वाला जो व्यय हुआ वो हुआ निवेश। लेकिन अगर घर में एक फ्रिज रखा जाएगा खरीद के, तो वो हमारे आराम में वृद्धि करेगा, ना कि आय में। तो निवेश उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय होता है जो आय को बढ़ाने में, आय को प्रजनन करने में, आय अर्जित करने में, बढ़ाने में काम आता है। हमने उत्पादन पढ़ा, लेकिन उत्पादन किन चीज़ों से होता है? बच्चों, दुनिया में हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करें, हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। आप कहेंगे कि खेती करने के लिए भूमि की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चों हर व्यवसाय के लिए भूमि की ज़रूरत होती है। आप एक इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या उस भवन को तैयार करने में भूमि नहीं चाहिए होगी? भूमि तब भी चाहिए। श्रम मतलब मजदूर, उस चीज़ को बनाने में लेबर लगेगी। पूंजी होता है धन और उद्यम होता है इंटरप्राइजेस। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है। वस्तुएं तो वस्तुएं, सेवाओं का उत्पादन भी ऐसे ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनाना है तो वो एक कॉलेज में पढ़ेगा, वो कॉलेज किसी भूमि पे बना होगा, वहाँ पे भी उसको बनाने में भी श्रम की ज़रूरत होगी, चाहे वो श्रम किसी भी रूप में दिया जाएगा, पढ़ाने के लिए दिया जाएगा या उस इंडस्ट्री को बनाने के लिए दिया जाएगा। धन भी लगेगा और उद्यम भी लगेगा। चैप्टर के शुरू में आपने पढ़ा था आर्थिक क्रिया, लेकिन ज़्यादा जो आप डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे वो होगी आर्थिक समस्या। अर्थव्यवस्था में समस्याएं क्या आती हैं? आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या बच्चों चयन की समस्या है। चयन क्या होता है? चुनाव, चूज करना। चूज करना चयन होता है। ये चयन करने की समस्या इसलिए पैदा होती है कि साधन थोड़े हैं और हर साधन का वैकल्पिक प्रयोग है। अब आप विकल्प शब्द नहीं समझ रहे होंगे। वैकल्पिक, अल्टरनेटिव मीन्स एक चीज है और उसके बहुत सारे प्रयोग हैं और उन बहुत सारे प्रयोगों में से हमें किसी एक को चुनना है। ये आर्थिक समस्या है। इसका एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और आप उस 10 रुपए के बड़े बड़े वैकल्पिक प्रयोग आपकी नज़र में आएंगे कि हम उन 10 रुपए से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन मिल लेने तो हमें कोई एक चीज़ पड़ेगी। हमें उन बहुत सारे ऑप्शन में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी कि हाँ, हमें ये चुनाव करना है। ये आर्थिक समस्या है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये था आपका 10th के से रिलेटेड जो बातें थी, लेकिन हाँ, इस साल भी आपके काम आने वाली हैं। लेकिन इस वर्ष जो आप पढ़ेंगे वो होगी सांख्यिकी। बच्चों, सांख्यिकी स्टैट, आपको ये पता है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसके क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिकल और वो आपने 10th में भी पढ़ रखे हैं। धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। आपके 4, 5, 6 चैप्टर जो हैं वो जस्ट थ्योरी में जाएंगे, उसके पश्चात आप न्यूमेरिकल करेंगे। भगवान करे कि तब तक हमारी नॉर्मल क्लासेस लगे और हम रूबरू होके बोर्ड पे आपको न्यूमेरिकल करवा पाएँ। लेकिन हाँ, थ्योरी करेंगे हम पहले। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। ऐसी सूचना जिसमें संख्याएं हों उसको सांख्यिकी कहेंगे। लेकिन बच्चों, हर संख्या सांख्यिकी नहीं है, लेकिन सांख्यिकी में संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनकी हम तुलना कर सकें, जो एक जैसी हों, वो सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी की
दो तरह से परिभाषाएं बताई गई हैं, एक एकवचन के रूप में और एक बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ उसके विज्ञान और विधियों से है, जबकि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में जो सूचनाएं व्यक्त की गई होती हैं उन्हें बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। एक और टर्म आती है आपके इसमें, इस लेसन में नहीं आएगी लेकिन बाद में आएगी, समग्र। समग्र मतलब जब आपने किसी एक समूह का अध्ययन करना है सांख्यिकी के लिए, उस समूह को बोलते हैं समग्र। अगर हमने एक क्लास के विषय में अध्ययन करना है तो उस समय पूरी क्लास समग्र है। अगर हमने पूरे जिले के बारे में अध्ययन करना है उस समय पूरे जिले में जितने भी लोगों की संख्याएं हैं वो सारी संख्या हमारे लिए समग्र कहलाएगी। तो जिस विषय के संबंध में हमने जानकारी लेनी होती है उस समय उस क्षेत्र की इकाइयां हमारे लिए समग्र कहलाएंगी। एक और शब्द निवर्चन। आंकड़ों का निवर्चन का अर्थ ये होता है कि जब हम दो या दो से अधिक प्रकार के आंकड़ों की तुलना करते हैं और फिर परिणाम निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वो निवर्चन होता है। ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में आपको क्लियर होता जाएगा। दो बातें और कि अर्थशास्त्र जब शुरू हुआ, सबसे पहले किसने शुरुआत की? जो आधुनिक वाला अर्थशास्त्र है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। और जो सांख्यिकी आप पढ़ोगे, जो आपका सिलेबस है सांख्यिकी वाला, वो गोटिंजन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉटफ्राइड ऑकिनवॉल ने सांख्यिकी का प्रतिपादन किया है, उनके जनक कहलाते हैं वो। जो आज हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़े हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ये MCQs के रूप में आपको पेपर्स में आएंगे। आप इन सबको लिखेंगे और उनको याद करेंगे। 2 या 3 दिन के बाद आपको छोटा सा टेस्ट देंगे। आपने अच्छे से नोटबुक लगानी है, डेट वाइज अपना होमवर्क करना है और अपने पेज पे अपना नाम लिखना है लास्ट में, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चे ने ये होमवर्क किया है और आप व्हाट्सएप के ग्रुप में आप अपना होमवर्क डालेंगे। थैंक यू।